गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज इस इवनिंग सेशन में। काफी खास सेशन आज का रहने वाला है। रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। गाइज, हम लोग जिस बिजनेस में हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन एंड वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोगों को लेना पड़ेगा टाइम टू टाइम, सो दैट आज गाइज, कहा जाता है कि कोई भी ज्ञान तब तक पूरा का पूरा नहीं होता जब तक आप उसको आत्मसात ना कर ले। तो अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगे जिसको आप ऑलरेडी लिखना चाहते हैं तो डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। सविता मैम को हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। आप जहां भी है वहीं से लगाइए और आगे हम लोग मिलते हैं सविता मैम से। थैंक यू एवरीबॉडी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय आरएल, जय इम्प्रेस। आज का जो सेशन है वो सेशन है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर लाइफ एंड अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स और हाउ न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस कैरिंग आवर लाइफ प्रोसेसेस। मतलब जिंदा रहने के लिए अगर हमें कुछ चाहिए तो वो क्या क्या है, और हमें हमारे जिंदा रहने में हमारे इस न्यूट्रिशन के लाइफ प्रोसेस को कैरी करने में किस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है, ये सारी चीजें हम आज समझेंगे। हम लोग न्यूट्रिशन इंडस्ट्री से हैं और न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी बेहद जरूरी है, सो दैट कि हम अपने न्यूट्रिएंट्स यानी कि सप्लीमेंट्स को अपने लोगों तक पॉजिटिवली पहुंचा सकें, उसके रोल को समझा सके। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने स्लाइड से। दैट इज न्यूट्रिशन इज आवर कल्चर। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। पोषण हमारा संस्कार है। न्यूट्रिशन की बात जब आती है तो हमारे पेट में भूख लगनी शुरू हो जाती है, हमारे मन में बहुत सारी चीजें आती हैं, कौन सा चीज सबसे अच्छा था, फेवरेट आइटम। और जब भी भूख लगती है तो फिर लगता है कि बस वही आइटम हमारे सामने और हम खाएं। हम भूल जाते हैं कि उसमें कितना न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारे शरीर को कैसे अफेक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा। और इसी के कारण आज हम लोग बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीजेस के शिकार होते हैं। तो न्यूट्रिशन को जानना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो देख रहे हैं, न्यूट्रिशन एक प्लेट है जिसमें कि आपका खाना है। खाना क्या होना चाहिए? व्हाट इज इट? न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या, और हम कैसे उसको लेते हैं, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी क्यों है। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन क्या है? जो हमें, मतलब हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें हैं, ऑर्गेन, सेल, ये सब हम लोग जब उसके ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो वो किस प्रकार, उनको क्या चाहिए एक्चुअली। तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? तो उसके लिए लाइफ प्रोसेस कैरी करने हैं। लाइफ प्रोसेस क्यों कैरी करने हैं? क्योंकि हमें जिंदा रहना है। अदरवाइज जिंदा मतलब सजीव और निर्जीव में फर्क नहीं रहता। जैसे अगर हमारे कमरे में अगर हमारा बेंच है, टेबल है, कुर्सी है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। वो खाना मांगता है क्या? नहीं। खाना कौन मांगता है? जो जीवित है, उसे खाना चाहिए। अब इसे प्लांट्स भी हैं। प्लांट्स खाना मांगते नहीं है, ठीक है। कुछ लोग का कहना है प्लांट्स तो नहीं मांगते, बोलते नहीं है, लेकिन अगर उनको आप प्लांट्स को न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो वो सूख जाते हैं। अंतर है ना। और अगर बेंच है, टेबल है, कुर्सी, वो सूखते नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। लाइफ प्रोसेस जब हम समझते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे हम एक सजीव को निर्जीव से अलग करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? ये है खाने का अध्ययन। ये कल्चर क्यों है, इसके बारे में भी आपको इसलिए कहा था। न्यूट्रिशन संस्कार है। जिनके घर से क्या शुरू से उनके पूर्वज क्या खाते आए हैं, वो संस्कार उनके आने वाली पीढ़ियों में जारी रहता है। इसलिए खाने का अध्ययन बहुत जरूरी है। मतलब क्या खाना चाहिए, कैसे वो खाना हमारे शरीर में यूटिलाइज होता है, क्या कनेक्शन है हमारे स्वास्थ्य का उस खाने से, उसकी कमी से या अधिकता से क्या बीमारियां होंगी, ये सब कुछ की जानकारी न्यूट्रिशन कहलाती है, पोषण कहलाती है। अब है कि न्यूट्रिशन में होता क्या है जिसकी वजह से हमें इतना सब कुछ मिलता है, और क्या क्या मिलता है उसकी जानकारी भी हमें पता है। हमें ऊर्जा मिलती है, हमारा बॉडी जो है वो ग्रो करता है, बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जिसको हम कैरी करते हैं। तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या है? किसी भी न्यूट्रिशन में उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमारे शरीर को चाहिए, जिससे हमारे शरीर का ग्रोथ,
हमारे शरीर के अंदर एनर्जी और उसकी वाइटलिटी बनी रहे, उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व के लिए बहुत सारे लोग को, मतलब अगर डिफिनेशंस के आधार पे उनको या फिर उसके टाइप्स को देखें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिवली, अगर हम एक मतलब बिल्कुल सरल तरीके से समझें, तो पोषक तत्व टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और दो जरूरी तत्व, उनको पोषक तत्व नहीं कह सकते, वो हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है, जैसे जल, ये जरूरी चीज है। जैसे वायु, ऑक्सीजन, इसको हम पोषक तत्व में नहीं डालें। लेकिन हाँ, कहीं कहीं आप देखेंगे पोषक तत्व में भी वाटर रहता है, वाटर रहता है, फाइबर्स रहते हैं। हालांकि फाइबर्स को भी अलग से डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं मिनरल्स के लिए जो सोर्सेस हैं, जो विटामिन्स के सोर्सेस हैं, उसमें ऑलरेडी फाइबर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस, उसमें ऑलरेडी फाइबर, फाइबर इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जो 5 न्यूट्रिएंट्स है उसका पार्ट है फाइबर। और रही बात वाटर की, तो ये न्यूट्रिएंट्स हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन लिखा रहता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकता, वैसे ही वाटर जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकता। लेकिन हम उसमें लिखते हैं, कहीं कहीं पे दिखा लिखा रहता है। तो मेनली कितने हो गए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और लिपिड्स। लिपिड्स से कंफ्यूज मत होइए। लिपिड्स इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। वाटर यहाँ लिखा है, यहाँ मैंने नहीं डाला, इसलिए मैंने ये सीरीज लास्ट में यहाँ पे दिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट। फाइबर यहाँ बीच में लिखा हुआ है, वो इसलिए कि आपका दिमाग फाइबर पे जाए। भाई फाइबर बहुत जरूरी है, तो फाइबर को एक अलग से लिखना भी जरूरी है, क्योंकि हम चिकने चिकने खाने में फाइबर की इंपॉर्टेंस को भूल जाते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल तो है नहीं, इसीलिए फाइबर को थोड़ा सा अलग से लिखना भी जरूरी है। और कुछ लोग पानी पीते नहीं है, तो पानी को भी पोषक तत्वों में रखना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं एक ग्लास में पूरा दिन चल जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। तो वाटर का जो एडल्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो करीब करीब 4 to 5 लीटर्स पर डे आपको पानी चाहिए, और आपके तापमान, बॉडी टेम्परेचर के अनुरूप चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स का एक डिफिनेशन, और जिसमें कि जो सोर्स ऑफ फूड हम लेते हैं उसके अंदर का जो मेन जो कंपोनेंट है वही न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। इसमें अब यहाँ पे आपकी बॉडी को जरूरत क्यों होती है न्यूट्रिएंट्स की? तो आपकी बॉडी को फ्यूल चाहिए, मतलब एनर्जी। फ्यूल, जैसे गाड़ी में पेट्रोल एक फ्यूल है, वैसे ही हमारे बॉडी के लिए एनर्जी जो है, जो कि फूड से मिलता है, यानी कि फूड इज आवर फ्यूल। तो फूड चाहिए। सेकंड है, हम ग्रो कैसे करेंगे? एक छोटे बच्चे को देखते हैं मदर उम्र से लेकर के उसके बुढ़ापे तक, तो जो फेज है कि वो ग्रो करता है प्रतिदिन, उसकी हाइट, उसके हर चीज में ग्रोथ होती है। सेल्स डैमेज होते हैं, सेल्स किल होते हैं, उनको बनाने में जो एनर्जी लगती है वो सारी चीजें ग्रोथ में आती हैं। तो फ्यूल चाहिए फूड के रूप में। न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए हमें? एनर्जी के लिए। न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए हमें? ग्रो करने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट, रिपेयर करने। हमारे बॉडी में बहुत सारी टूट फूट होती रहती है। हमारे अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होते हैं, उसके 2 टाइप्स हैं, एक टूटने वाला, एक बनने वाला। टूटने वाले को और बनने वाले को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेटाबॉलिज्म में 2 पार्ट है, कैटा और एना। कैटा मतलब टूटना, कैटाबॉलिज्म टूटना। हर चीज, जैसे हम खाना खाए, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, हमारे बॉडी में जा करके पचता है, यानी कि जो टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है, उसके बाद उसके भी टुकड़े होते हैं, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे ही करके वो टूटना हुआ, और टूटने के बाद वो हमें एनर्जी देता है। तो ये ब्रेकिंग डाउन हुआ, मतलब टूटना हुआ, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या हुआ? अब सब कुछ टूट टूट के मिल गया। अब हमारे शरीर में प्रोटीन का बनना, हमारे मसल्स का बनना, है ना, ब्लड का बनना, ये बन रहा है, सिंथेसिस हो रही है। एना मीन सिंथेसिस, एनाबॉलिज्म मतलब बनना। तो कोई भी मेटाबॉलिज्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। टूटना हमेशा बुरा नहीं होता। कहते हैं कि बनना या टूटना, है ना, तो बनना जितना इंपॉर्टेंट है, टूटना भी उतना इंपॉर्टेंट है। जब तक टूटेंगे नहीं तो फिर उसके कंपोनेंट मिलेंगे नहीं, और कंपोनेंट मिलेंगे नहीं तो फिर से नए निर्माण कैसे हो? इसीलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि हमारे बॉडी के कंप्लीट मेटाबॉलिज्म के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और मेनली जो 6 न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें वाटर को सबसे ऊपर रखा है मैंने, वो इसलिए क्योंकि लोग वाटर का इंपॉर्टेंस समझे
कि पानी कितना जरूरी है। हमारे पूरे बॉडी वेट का 70%, जो हमारा बॉडी है का वेट है, वो 70% सिर्फ और सिर्फ वाटर से बना होता है। और आप सोचिए, अगर वो वाटर हमारे शरीर से किसी न किसी रूप में निकलता है, तो उसको अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस होंगे वो एबनॉर्मल होंगे या नहीं? सर्टेनली होंगे। जैसे हमारे बॉडी में फ्लूइडिटी किससे होती है? ब्लड से होती है। अगर ब्लड का वाटर कहीं ना कहीं से निकल रहा है, किडनी के से छन रहा है, यूरिन के रूप में निकल रहा है, वो वाटर वापस आया कि नहीं बॉडी में? अगर नहीं आया तो ब्लड की जो थिकनेस होगी, ब्लड का जो उसकी फ्लूइडिटी होगी, वो कम हो जाएगी। और कम होगी तो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम आएगा। ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम आएगा तो फिर हार्ट के अंदर ब्लड जब पंप होता है, तो पंपिंग के दौरान थिक होने के कारण वो पूरे शरीर में अच्छे से जा नहीं पाएगा। और जब पूरे शरीर में अच्छे से नहीं जा पाएगा तो सेल्स को, प्रत्येक सेल्स को खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड क्या है? एक ट्रांसपोर्टर व्हीकल की तरह काम करता है। यानी कि वो हमें कैरी कराता है। फूड हम जो खाते हैं वो ब्लड के थ्रू जाता है, पचने के बाद ब्लड में चला जाता है, उसके बाद एक एक सेल्स में चला जाता है, और वहां से कैरी करके गंदगी को ढो के लेके आता है। वैसे ही जैसे नगर निगम की गाड़ी आपके घर घर जा करके कचरे को ढो के लाती है। यानी कि ब्लड का दोनों ही काम है। ब्लड का एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, ये भी ब्लड का काम है। हर जगह जहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन है, ब्लड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सोचिए, जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है उसकी फ्लूइडिटी, यानी कि उसमें पानी का जो मात्रा है, वो अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो हम निश्चित तौर पे बीमार पड़ जाएंगे। चाहे हम कितना अच्छा खाना खा लें, अगर वाटर कंटेंट सही नहीं होगा तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड है, जो प्लाज्मा के रूप में है, जो हमारे ब्लड सेल्स के रूप में है, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के रूप में है, और मज्जा वगैरह जो होती है, ब्रेन में बहुत सारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, हमारे घुटने में भी एक सिनोवियल फ्लूइड है। ऐसे बहुत सारे फ्लूइड है जो हमारे पूरे बॉडी में है। तो उनका बनना जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, वो सही से बन नहीं पाएगा, और हमारी बॉडी भी एबनॉर्मल हो जाएगी, और डिजीजेस हमारे बॉडी के अंदर पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए वाटर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसलिए हम एडिशनल वाटर लिखते हैं। जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो एडिशनल वाटर लिखते हैं भाई। आधा लीटर पानी सुबह तुलसी ड्रॉप के साथ, आधा लीटर पानी शाम तुलसी ड्रॉप के साथ। ये सोच के कि आप जो पानी पीते थे वो पीते रहिए, और ये जो 1 लीटर एक्स्ट्रा बढ़ाया, इसको जरूर पीजिए गरम गरम, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। अब है कि कुछ लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझते हैं। जैसे कुछ लोग, यहाँ पे बहुत तरीके के लोग हैं, तो हम उनको थोड़ा सा उसके हिसाब से भी समझा रहे हैं कि भाई न्यूट्रिएंट्स क्या है और उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। न्यूट्रिएंट्स को अभी हमने देखा इसके पहले वाले स्लाइड में। इसके पहले वाले स्लाइड में हमने क्या देखा कि भाई न्यूट्रिएंट्स जो है इसेंशियल है, टोटल 5 ही है, छठा वाटर इसलिए क्योंकि आप इंपॉर्टेंट समझ सके। तो जो 5 है वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम समझ सकते हैं 5 है। चलिए, ये किसके आधार पे? ये न्यूट्रिएंट्स उस खाने के अंदर पोषक तत्व किस किस प्रकार के हैं उसके आधार। दूसरा जो प्रकार है ये माइक्रो और मैक्रो। ये क्या है? कितनी जरूरत है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आजकल के हिसाब से, पहले के जो हिसाब से जो थिंकिंग थी लोगों की, वो और आजकल के हिसाब से जो थिंकिंग है वो चेंज होती है। मैक्रो मतलब ज्यादा मात्रा, माइक्रो मतलब कम मात्रा। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि ये डेफिनेशन गलत है। माइक्रो मतलब, माइक्रो जो कि जिसका मतलब बहुत ही सूक्ष्म रूप से उसका मेटाबॉलिज्म हो, उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जो आराम से, जिसको हम समझ सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी हमको दिखती है, समझ में आती है, जिसके बारे में पूरी, यानी कि वो सूक्ष्म नहीं है, उसकी स्टडी सूक्ष्म नहीं है, उसकी स्टडी सभी को पता है। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करें, सबको पता है ये कार्बोहाइड्रेट, अनाज में कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हम जब वाइटामिन की बात करते हैं तो वाइटामिन सभी में है। के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल याद रखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अनाज के छिलके में भी विटामिन है। तो जिसकी स्टडी सूक्ष्म हो उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जिसकी स्टडी थोड़ी वास्ट हो उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो कभी इसके ये से कंफ्यूज ना हो कि मैक्रो मतलब ज्यादा और माइक्रो मतलब कम। इसके अनुसार तो फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल आपको कम खाने चाहिए, लेकिन ये गलत है, ये थ्योरी ही गलत है। तो आपको ये समझना है कि उसका जो
पाचन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो सूक्ष्म तरीके से होता है, इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें कि विटामिन और मिनरल्स आते हैं। आपको इसलिए नीचे मैंने उसको लिखा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जिसके बारे में स्टडी भी बहुत वास्ट है। स्टडी करना उसको मतलब एक बड़े रूप में, बड़े पैमाने पे स्टडी करते हैं। उसकी जो मतलब जो कैटाबोलिक एक्टिविटी होती है वो बड़े पैमाने पे होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होती है वो सूक्ष्म रूप से होता है, जिसमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आपको ये क्लियर कर देगा, जो अभी इसके बाद जो हम देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस में, वो आपको ये क्लियर कर देगा कि भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन मिनरल्स हमें कितना खाना चाहिए और क्यों इतना खाना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम अपने बॉडी के लेवल ऑफ प्रोग्रेशन को समझ लें। एक तरफ मैंने जो दिया है वो लिविंग बॉडी के से लिया है, और दूसरी तरफ जो है लिविंग बॉडी के पहले जो डाइजेशन होने के बाद प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और फैट से जो टूट के मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से टूट के मिलते हैं, विटामिन जो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं क्या क्या होते हैं, उसके बारे में कैसे वो हमारे बॉडी में इनकॉर्पोरेट है, तो उसके बारे में सेकंड जो आपका जो टेबल दिख रहा है। ऐसे क्या है, सेल्स है। सेल्स सबसे छोटे होते हैं, छोटी इकाई होती है सेल। और उसके बाद सेल बहुत सारे एक तरीके के सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जो है कई प्रकार के टिश्यूज मिल करके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और कई प्रकार के ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, जो कि लाइव होता है, वाइटल होता है। लेकिन उसका क्या, सेल्स की पहले की बात करें तो सेल्स कैसे बने भाई, तो सेल्स कैसे बने, सेल बने ऑर्गेनेल से। आपने सेकंड टेबल में आप देख रहे होंगे सेल कैसे बने, ऑर्गेनेल से। यानी कि सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, छोटे 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 छोटे, और वो कंपोनेंट खुद से ऑपरेट नहीं होते। कुछ ऐसा ही जैसे हम ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यू होते हैं, उसी प्रकार सेल्स के अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गन की तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो उसको ऑर्गेनेली कहते हैं, ये ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब ये ऑर्गेनल्स कैसे बने, ये बने मैक्रोमोलेक्यूल से। मैक्रोमोलेक्यूल्स अभी हमने बताया फैट के जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, यानी कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से जो टूट के मिले, उन्हीं से मैक्रोमोलेक्यूल्स का निर्माण होता है। और इसको सिंथेसाइज करने के लिए हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्रोटीन और विटामिन की जरूरत होती है। तो माइक्रोमोलेक्यूल्स हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल जाएगा, प्रोटीन से मिल जाएगा, फैट से मिल जाएगा, जिससे कि ऑर्गेनेल बनेगा, ऑर्गेनेल से सेल बनेगा। मैक्रोमोलेक्यूल्स के ऊपर अब और ऊपर मतलब और जब नीचे जाएंगे लेवल में, तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स एटम से बनते हैं, यानी कि सबसे सूक्ष्म जो है वो है एटम। एटम से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना माइक्रोमोलेक्यूल, माइक्रोमोलेक्यूल से बना ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। तो ये कंप्लीट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप इसको समझ सकते हैं। अगर किसी को कहीं पे एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत हो, आप मुझे बाद में कॉल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझना जरूरी है। अब है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया, तो लाइव प्रोसेस क्या है, यहाँ पे सिस्टम भी है। देखिए कैसे, हमने अभी स्लाइड देखी जिसमें कि हमने एक सिस्टम देखा, ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, इन सारे सिस्टम को चलाने के लिए या वो सिस्टम किस प्रोसेस से चलता है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, लाइफ प्रोसेस। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा तो भी हम जिंदा नहीं रहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करेगा तो भी हम जिंदा नहीं रहेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम काम नहीं करे यानी किडनी डैमेज है तो भी हम जिंदा नहीं रहेंगे, सर्कुलेटरी यानी कि हमारा हृदय जो है खून का ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक कर दे, वो पंप ही ना करे, तो भी हम जिंदा नहीं रहेंगे। यानी इन सारे जो प्रोसेस जो कि इन सभी सिस्टम में चलते रहते हैं, इन सारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो एनर्जी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। फूड जो है इन सारे सिस्टम में होने वाले कार्य को यानी कि प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है, जिससे हमारी जिंदगी कंटिन्यू रहती है। इसीलिए ये लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। मुझे लगता है आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि क्यों इन्हें लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि इन सभी के प्रोसेस के कारण ही हम जिंदा हैं, इसीलिए इसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। थोड़ा और डिटेल कर ले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे जो होता है लाइफ प्रोसेस क्या करता है। ये मेंटेनेंस करता है फंक्शंस को जो हमारे बॉडी के अंदर होते रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को कोरिलेट करके, जिससे जिसके अंदर हमें ऊर्जा भी चाहिए होती, कोई प्रोसेस होती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई मोटर चलता है, उसको भी ऊर्जा की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं।
है ना। तो उसी प्रकार कोई भी चीज ऐसी चल रही है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में होती है। कहीं ना कहीं अगर हमें खाना बनाना है तो हमें ऊर्जा चाहिए होती है, जो कि एलपीजी गैस से मिलती है। तो कोई भी कार्य होगा, कोई भी प्रोसेस होगा, उसके लिए ऊर्जा जरूरी होती है, और ये ऊर्जा हमें खाने से मिलती है। और यही नहीं, खाने से सिर्फ ऊर्जा ही नहीं मिलती, वो कंपोनेंट्स भी मिलते हैं, जिससे कि सिंथेसिस होता है, जिससे हमारे बॉडी के पार्ट्स बनते हैं और हमारा ग्रोथ होता है। लाइफ प्रोसेस में यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी है, जिससे कि आप फेफड़ा, यहाँ पे क्या क्या चाहिए होता है उसके हिसाब से, ये डायग्राम जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट में यहाँ पे लाइफ प्रोसेस और अच्छे से आप देख सकते हैं। ये न्यूट्रिशन, खाना खा रहा है, डाइजेशन हो रहा है, उसके बाद यहाँ रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, और एक्सक्रीशन यहाँ पे आता है। ये सारे प्रोसेस हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, इसीलिए हाँ ये लाइफ प्रोसेस कहलाता है। अब है कि टाइप्स ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स का टाइप हमने देखा, क्लासिफिकेशन देखा। अगर हम बात करें यहाँ पे फूड सिंप्लिसिटी के लिए है, एक्चुअली ये टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स ही है, यानी कि ये टाइप ऑफ फूड नहीं है, ये टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। तीन तरीके के न्यूट्रिएंट्स और क्लासिफाइड किए जाते हैं। अभी हमने तीन तरीके का क्लासिफिकेशन देखा। पहला क्लासिफिकेशन क्या था? सिंपल, 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, एक क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा वर्गीकरण क्या हुआ कि वो माइक्रो है कि मैक्रो है। अब ये तीसरा, एक अनदर टाइप, जिससे हम और भी न्यूट्रिशन को समझ सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। अब यहाँ पे एनर्जी गिविंग कौन कौन सा, 5 में से कौन न्यूट्रिएंट्स है जो एनर्जी देता है? तो वहां पे 2 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे हम कहते हैं ना, तुरंत एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज पी लो, है ना। ग्लूकोज एक्चुअली है क्या? कार्बोहाइड्रेट है। तो हम जैसे ही ग्लूकोज लेते हैं, हमारा शरीर में एनर्जी सिंपल रूप में ग्लूकोज के रूप में चला जाता है, ब्लड में जाता है, ब्लड हमें पंप करता है हार्ट, और पूरे शरीर को पहुंचा देता है, तुरंत ब्रेन को पावर मिलती और हम एक्टिव हो जाते हैं। इंस्टेंट एनर्जी, है ना। दूसरा जो है फैट। फैट से इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती। फैट हमारे शरीर में जाके जमा हो जाता है, जमा होने के बाद जब हमें जरूरत होती है, यानी कि जब हम फास्टिंग रखते हैं या बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं, वहां पे फैट टूटता है और टूट के कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है, और तब हमें एनर्जी मिलती है। यानी कि फैट भी टूट करके कार्बोहाइड्रेट में ही बदलता है, और ग्लूकोज ही हमें एनर्जी देता है। यानी कि हम अगर बात करते हैं एनर्जी गिविंग फूड की, तो इंस्टेंट एनर्जी यानी कि तुरंत एनर्जी के लिए हमें चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट, और लंबे समय के लिए हमें चाहिए होता है फैट। अब आपको यहाँ पे भी एक चीज समझ में आनी चाहिए कि क्यों फैट कम लेना चाहिए। स्टोर करना काला बाजारी कहलाती है। है ना। ज्यादा चीजें स्टोर करके रखने से कोई फायदा नहीं है। स्टोर करने से हमारे शरीर में फैट जमा होगा, फैट से हम मोटे दिखेंगे, ओबेसिटी के कारण हम क्या हो जाएंगे, ओवर चीजें जब जमा हो जाती है तो फिर हमें बीमारियां तंग करेंगी, हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएगी। तो कभी भी हमें काला बाजारी नहीं करना चाहिए। तो फैट का डाइट कैसा होना चाहिए? बहुत लिमिटेड, क्योंकि स्टोरेज हमेशा ही अच्छा नहीं होता। कभी कभी स्टोर पूरे समय के लिए करते ना, तो बुरे समय के लिए हमें सोचना कि भाई मैं कितना फास्टिंग करती हूँ या मैं करता हूँ, उसके हिसाब से आप फैट डाइट ले सकते हैं। अगर कोई बहुत फास्टिंग करता है तो फैट डाइट थोड़ा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फास्टिंग करते नहीं है उनको फैट डाइट की जरूरत ही नहीं है, या है तो बहुत थोड़े मात्रा में, क्योंकि फिर ज्वाइंट्स के मूवमेंट के लिए भी फैट की जरूरत होती है, या कुछ और भी चीजें हैं जिसमें फैट की जरूरत होती है, तो वहां के लिए फैट की जरूरत पड़ती है। तो समझ में आ गया, एनर्जी गिविंग फूड में 2 टाइप्स हो गए, एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक फैट हो गया। फैट सॉरी, कार्बोहाइड्रेट और फैट, हाँ कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा चाहिए तो चाहिए, और फैट लंबे समय के लिए। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग किससे होता है भाई? हम लोग मसल्स दिखाते हैं, ये मेरा मसल्स बन गया, ये मेरे बाइसेप्स बन गए, है ना। तो मसल्स जो बनते हैं वो एक्चुअली है क्या? ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, प्रोटीन है। यानी कि बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। यानी कि प्रोटीन कौन सा हो गया? बॉडी बिल्डिंग फूड में आ गया। 5 में 2 टाइप, फैट और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग में आ गए, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में आ गया। अब 2 बच गए हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, और ये आ जाते हैं प्रोटेक्टिव फूड में। प्रोटेक्शन आपके शरीर के लिए कितना जरूरी है, ये आप डिसाइड कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बॉडी जो है प्रोटेक्टेड ना रहे, तो फ्रूट्स मत खाइए, वेजिटेबल्स मत खाइए। और आपको लगता है कि नहीं मुझे सुरक्षा की जरूरत है,
तो फिर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत मात्रा में कंज्यूम करना पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस। इसीलिए हम लोग उस प्रिस्क्रिप्शन में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो वो बीमार ही होता है मैक्सिमम, उसके लिए हम प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट रखते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि भाई सप्लीमेंट तो ले लिया, अब ये फ्रूट डाइट क्यों दे रहे हैं, ये वेजिटेबल सलाद के रूप में क्यों खाने बोल रहे हैं। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ट्रेनिंग जरूरी है। अभी इस ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग बैठे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि भाई प्रोटेक्शन अगर चाहिए बॉडी को तो प्रोटेक्टिव फूड के रूप में विटामिन और मिनरल्स का लेना बहुत आवश्यक है, जो कि हमें फ्रूट और वेजिटेबल से मिलता है, वो भी रॉ रूप में, मतलब कच्चे रूप में। ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे में उसका थोड़ा सा और फिर से हेल्दी बैलेंस डाइट, एनर्जी गिविंग फूड होना चाहिए, सब कुछ उसमें होना चाहिए, राइस, पोटैटोज, बटर, ये भी होना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे पल्सेस हैं जिसमें प्रोटीन मिलता है, सीरियल्स से प्रोटीन मिलता है, अनाज जिसको कहते हैं, दाल, अनाज, मिल्क मतलब दूध, एग्स, अंडे, है ना। अब इधर में प्रोटेक्टिव फूड्स, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिख रहे हैं। तो आपको समझना है कि भाई क्यों ये सारी चीजों को बैलेंस के रूप में खाना चाहिए। अब ये जो न्यूट्रिशन का एक पिरामिड मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, ये आपको और भी क्लियर कर दे। अब देखिए, यहाँ वेजिटेबल कितना है, 25%, और इधर में फ्रूट कितना है, 25%। दोनों मिला दिया तो कितना हो गया, 50%। यानी आपकी अगर थाली बने तो उसमें 50% क्या होना चाहिए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होना चाहिए। एक्चुअली ऐसा है क्या, नहीं, इसीलिए हम बीमार हैं। सेकंड जो लेवल आया थोड़ा छोटा है, पहले वाला नीचे सबसे बड़ा 50%, उसके ऊपर छोटा 40%। 40% में जो अनाज होते हैं वो ग्रेन्स 20%, और कार्बोहाइड्रेट का चिकना वाला जो पार्ट हुआ वो हो गया क्या, जिसको मोटा अनाज कहते हैं ग्रेन्स, ये 20% चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट चिकना आटा वाटा जो ऐसे, वो 20% चाहिए। यानी कि हमको दोनों मिक्स करके खाना होगा, इसीलिए हम लोग स्प्राउट्स खाने के लिए कहते हैं। 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, हम फिर से इसको ये करेंगे, आप जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा। और प्लीज, कनेक्ट होने के लिए टाइम लिमिटेशन होता है, उसी के अंदर सभी लोग अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे, फिर नहीं तो फिर उनका सेशन छूट जाएगा। तो ग्रेन्स 20%, जैसे हम बोलते हैं कि सुबह सुबह स्प्राउट्स लेना चाहिए, जिसमें अनाज जो होता है बिल्कुल रॉ। मूंग जो होता है सबसे ज्यादा सुपाच्य होता है, इसलिए मूंग के लिए हम ज्यादा मतलब उस पर एडवोकेट करते हैं कि भाई इसको जरूर खाना है ना। चना, मूंग, ये दोनों बहुत जरूरी हैं, लेकिन हमें चूंकि हमारा लीवर सही नहीं होता तो हमें ग्रेन्स जो होते हैं वो करना जरूरी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे 20-20 आप समझ गए कि हमें सुबह और शाम अंकुरित अनाज क्यों लिखा जाता है, क्योंकि 20% करना है। तो जो ग्रेन्स हो गए, जो मोटे अनाज होते हैं उनको खाना है, या फिर स्प्राउट्स के रूप में लेना है उनको खाना है, तो हमको 20% सुबह शाम मैनेज करना पड़ेगा। और सुबह शाम इधर में हम जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेड के रूप में, चपाती पति के रूप में जो खाते हैं वो। अब तीसरा लेवल आता है, यहाँ पे आपको 15% मीट हो गया, या फिर कोई जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है वो नट्स ले सकते हैं। जैसे कुछ के सीड्स होते हैं वो भी प्रोटीनस होते हैं, काफी प्रोटीनस होते हैं। और फिशेस वगैरह जो लेते हैं, नॉन वेज और वेज दोनों इसमें आपको आ जाता है। और इसमें जो 15%, इसमें कंप्लीटली मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट है। लेकिन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है, जो डिजीज पर्सन है उनके लिए फिर यहाँ पे हम अलग से प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जहाँ पे पता करते हैं कि क्या बीमारी है, और उसके अनुसार मिल्क मना कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोटीन है, ये प्रोटीन है आपका। नीचे वाला विटामिन मिनरल्स है, उसके ऊपर वाला कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मोटे अनाज और चिकने अनाज, उसके ऊपर जो है प्रोटीन है, और सबसे ऊपर में हेल्दी फैट। यानी कि हेल्दी फैट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको रिफाइंड नहीं यूज करना है। आप हमेशा एक अच्छे सोर्स से वेजिटेबल ऑयल यूज करें, जिससे आपको हेल्दी फैट मिलेगा। और इसी वजह से यहाँ पे हेल्दी फैट लिखा है। वो कितना लेना है, 10% लेना है। यानी कि टोटल 90% में सारे न्यूट्रिशन आ गए, और ओनली 10% फॉर फैट। और अगर आप इस प्रकार से डाइट लेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे बैलेंस डाइट,
बैलेंस डाइट अब दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी आपको 20%, 25%, 25%, 40%, यहाँ 10%। तो ये हमारा बैलेंस डाइट का चार्ट है। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे प्लेट में भी दिख रहा है भाई, आधा जो पूरा प्लेट 50% भरा हुआ है वो आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट से भरा हुआ है। होल ग्रेन्स जो है वो आपको एक चौथाई है, और फिर एक चौथाई में सब कुछ आ गया। आपको पीस खाना है, मिल्क खाना है, आपको ड्राई फ्रूट्स खाना है, आपको जो भी प्रोटीन के सोर्सेस आ रहे हैं। तो इस प्रकार अपने डाइट को आप प्रतिदिन अगर आप रिवाइज करके खाते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। दैट इज आवर प्रॉमिस। तो आप अपने आप को प्लीज रिवाइज करें, अपने डाइट चार्ट को रिवाइज करें, बैलेंस डाइट लें, और इस चीज को अच्छे से आप लोग करेंगे तो आपकी बीमारी कभी आपको छू नहीं पाएगी। और अगर कुछ होता भी है तो हमारे सप्लीमेंट है ना, तो एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे एआरएल सप्लीमेंट के लिए, जो प्योरेस्ट फॉर्म में आपको मिलते हैं और आपकी सारी बीमारियों को चुटकी में खत्म कर देते हैं। फ्रेंड्स, अभी स्टॉप होने वाला है सेशन। कितना मिनट अभी बचा है? 6 मिनट है। ओके, तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज डाइट कल्चर? डाइट कल्चर क्या है? अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो आदतें होती है वो चली आती है। जैसे अगर हमारी सासू माँ की सासू माँ बहुत ऑयली फूड खाती हैं, मसालेदार खाती हैं, तो वो वैसा ही खाना का फरमाइश करेंगी, तो उनकी बहू को वैसा ही खाना बनाना पड़ेगा। अब वैसा ही खाना सबको ही खाएंगे तो सबके अंदर में जो स्पाइसेस का, जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो जा रहा है, या फिर उसका जो साइड इफेक्ट है फैट का, वो साइड इफेक्ट उसमें दिखेगा। किस रूप में? बीमारियों के रूप में। हो सकता है वो बहुत कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, एक्स्ट्रा फैट ले रहे हैं, तो उनको हाइपरटेंशन हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है। उनको किसी प्रकार का बहुत प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो यूरिक एसिड का डिपोजिशन उसको परमानेंट एक अर्थराइटिक फेज में ले जा सकता है, या बहुत प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। विटामिन मिनरल्स नहीं ले रहे हैं तो बहुत सारी डिफिशियंसी हो सकती है, जो कि विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी के कारण होती है। इस प्रकार हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो कल्चर चला आता है डाइट का, वो ही डाइट कल्चर कहलाता है। जो जैसा खाता है वैसा बन जाता है। सिमिलरली जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो यहाँ पे सोच में भी भोजन शामिल है। आप सोचते हैं क्या खाऊं, तो वहीं पे आपको समझ में आना चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ वैसा खाना मैं खाऊंगा तो हमारा शरीर भी कैसा बन जाएगा, वैसा ही बन जाएगा। इसीलिए आप एकदम से एक ऐसी नॉन बाइस, मतलब जिसमें कोई भी, आप अपने बॉडी के लिए बिल्कुल ईमानदार रहिए और ईमानदारी से फूड कल्चर को आगे बढ़ाइए। हाउ कल्चर एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस योर डाइट? अगेन वही चीजें हैं। हमारी सोसाइटी कैसी है? हम चाइना में चले जाएं, वहां पे लोग क्या करते हैं? हल्दी डालते ही नहीं है, हल्दी की चलन ही नहीं है वहां पे। इटली चले जाइए, वहां पे सब चीज उबाल उबाल के बस देंगे, कुछ मसाले भी नहीं डालते, ऐसे ही उबाल उबाल के सब खाते हैं, है ना। हमारे यहाँ आ जाइए बिहार, तो आपको खूब सारे स्पाइसेस मिलेंगे, इतने सारे स्पाइसेस भर भर के एकदम प्यार, और ऊपर से घी जो है या फिर ऑयल जो है आपको बिल्कुल सब्जी पे तैरती हुई मिलेगी। आप गुजरात चले जाइए, वहां पे सब कुछ मीठा मिलेगा, सब्जी भी मीठी मिलेगी दाल भी मीठा मिलेगा। तो इस प्रकार कल्चर जो है वो जहां से जैसे चेंज होता है। आप चले जाइए साउथ में, वहां आपको सारी चीजों में खट्टे में ही प्राण है। वो कहते हैं ना, खट्टी में ही जिंदगी है, तो वहां पे खट्टे में ही जिंदगी है। सभी लोग इमली डाल डाल के सभी चीजों में उनको उनका बस चले, तो वो रोटी में भी क्या डाल देंगे? इमली डाल दें। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम अपने सोसाइटी से अलग होते हैं, दूसरी सोसाइटी में जाते हैं, वहां का कल्चर वैसा होता है और उसके अनुसार हमें खाना होता है। अगर कोई ठंडे प्रदेश में रहता है तो वहां खाना गरम गरम लोग खाते हैं, बिल्कुल गरम गरम मीन्स नॉट फॉर हॉट, गरम मीन्स उसका जो नेचर है वो हॉट होना चाहिए, जैसे स्पाइसेस बहुत खाएंगे, है ना। इस प्रकार हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर जो होता है वो हमारे डाइट को इन्फ्लुएंस करता है, और इस उसमें हमें न्यूट्रिशन जो होता है उसके आधार पे लेना पड़ता है। अब है कि रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली हमें यहीं पे आपको लाना था कि भाई न्यूट्रिशन जो है वो हेल्थ से कैसे रिलेशन रिलेटेड है, किस प्रकार हमारा खाना जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए है, न कि हमारे जीवा के लिए। तो बॉडी आपकी होती है, उसके प्रोसेसेस जो हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से चले, इसके लिए आपको खाना भी बेहद ईमानदारी से खाना पड़ता है। टाइप्स ऑफ डिजीजेस, कितने टाइप ऑफ डिजीज होते हैं? हमने कहा डॉक्टर से पूछेंगे तो लिस्ट ऑफ डिजीजेस बताएंगे। एक डिजीज, दो डिजीज, नाम ही लेते लेते आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, हर सांस में एक नया डिजीज आएगा। यानी कि आप
एक एक क्षण जो होता है एक नए डिजीज के बारे में आपको पता चलता जाएगा, और पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, डिजीज खत्म नहीं होंगे। तो हमें इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो डिजीज कभी नहीं समझ सकते। हमें 4 प्रकार के डिजीजेस ही होते हैं, उसको स्टडी करते हैं 4 प्रकार में। इन्फेक्टियस यानी कि संक्रमण से होने वाली बीमारियां, कोई भी संक्रमण, उसमें सब कुछ, मलेरिया, डेंगू, कोरोना, मतलब निमोनिया, जितने भी संक्रमण से होने वाली बीमारी सब इसमें आ गया। दूसरा हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत चले आने वाली बीमारियां, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाली बीमारियां। तो उसमें कैंसर हो गया, उसमें डायबिटीज हो गया, उसमें हाइपरटेंशन हो गया। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है ना। तीसरा जो है, यही सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, डिफिशियंसी और मेटाबॉलिक डिजीज। डिफिशियंसी मतलब कमी, और मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे मेटाबॉलिक क्यों लिखा, क्योंकि इसमें अधिकता भी तो हो सकती है। अगर न्यूट्रिएंट्स हमें जितना खाना है हमने ज्यादा खा लिया तो फिर हमें बीमारी हो जाएगी, यानी कि कमी से भी बीमारी होगी, अधिकता से भी बीमारी होगी। और फोर्थ है फिजियोलॉजिकल डिजीजेस। फिजियोलॉजिकल मतलब जैसे टेम्परेचर, है ना, अभी बहुत शीतलहर चल रहा है और अभी 4-5 दिनों तक और चलेगा। लोग बाहर निकलेंगे तो उनको अजीब सी सर्दी लगने लगेगी, फिर उसके बाद ठंड लग जाएगी, उनको ठंड से बीमार हो जाएंगे। इस प्रकार फिजियोलॉजी मतलब होता है टेम्परेचर से रिलेटेड, ये हो गया। अभी हमने 4 टाइप ऑफ डिजीज बताए। अगर हम इन चारों डिजीज का मूल कारण देखेंगे तो पता चलेगा कि हम बीमार क्यों हैं। एक्चुअली पहला जो कारण है वो इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज क्या होता है, संक्रमण से होने वाली बीमारी, यानी कि हमारी इम्यूनिटी अगर खराब होगी तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। अभी सभी जानते हैं इस बात को कि कोरोना जब हुआ या कोई भी बीमारी होती है, टीबी हो जाता है, तो सबको नहीं होता। जिसमें सबसे कमजोर व्यक्ति होता है उस घर में, उसी को होता है, जिसका लंग्स कमजोर हो, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो। अगर सिंपली हम बात करें, इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो, इम्यून सिस्टम क्यों कमजोर होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव फूड्स नहीं लेता। तो इम्यून सिस्टम क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, उसकी सुरक्षात्मक प्रणाली जो होगी वो कमजोर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, तभी हमें प्रोटेक्टिव फूड, अगर न्यूट्रिशन में हम नहीं लेंगे तो हमें इन्फेक्शियस डिजीजेस हो जाएंगे। दूसरा जो है वो हेरिडिटरी डिजीजेस। हेरिडिटरी डिजीजेस में अगर हम लोग जो प्रोटीन डाइट है या फैट डाइट है उसकी अधिकता कर देंगे तो हमें हेरिडिटरी डिजीजेस होने शुरू हो जाएंगे, जिसमें कि आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ये सारे हेरिडिटरी डिजीजेस है। इवन कि कैंसर, अगर आप फास्ट फूड बहुत ज्यादा लेते हैं या किसी प्रकार का नशा करते हैं, चाहे वो चाय का नशा ही क्यों ना हो, तो नशा के कारण उसमें एक खास प्रकार का जो मटेरियल है वो एक्स्ट्रा आपके शरीर के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आपको आपके सेल की साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सेल साइकिल डिस्टर्ब होने के कारण हमारे जीन सेगमेंट में उसका इंफॉर्मेशन कोड हो जाता है, और इस प्रकार हमारा जीन जो है वो डैमेज हो जाता है। ये जीन आगे जब सेल साइकिल से ग्रो करता है तो वो अपने कंट्रोल को खो देता है और एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, और यही एबनॉर्मल ग्रोथ ही कैंसर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि चाहे किसी भी प्रकार से अगर सेल साइकिल डिस्टर्ब होती है, कोई भी म्यूटाजेन हो सकता है। वो आपका टोबैको के कारण जो निकोटीन उसमें है वो हो सकता है, चाय में जो आता है वो केमिकल जिसके कारण चाय या कॉफी में कैफीन या ये सब इसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी फास्ट फूड जिसमें आप बहुत मसाले जो होते, कुछ अजीब से रंग वाले मसाले होते, कलर उसमें डाला रहता है। इस प्रकार की कोई भी चीज जो है हमारे शरीर के अंदर सेल साइकिल को डिस्टर्ब करके जाती है, वो कैंसर कॉज करती है। इवन कि अगर सोलर एनर्जी जो मिलती है उसमें यूवी रेडिएशन से भी हमें कैंसर हो सकता है। अब यहाँ भी आपका क्या आ गया, आपका पोषण ही आया। अगर पोषण अच्छा रहेगा तो आपके जीन्स जो होंगे सही बनेंगे, आपके सेल साइकिल डैमेज नहीं होगी, और आपका प्रोटेक्शन, बॉडी का प्रोटेक्शन जो है बना रहेगा, यानी इम्यून सिस्टम अगेन यहाँ पे आ जाता है, और फिर से प्रोटेक्टिव फूड्स की जरूरी जो हमारी लेने की जरूरत होती है वो आ जाती है। डिफिशियंसी की बात करें या मेटाबॉलिज्म डिजीज की बात करें, दोनों ही केस में हमारा न्यूट्रिशन ही मायने रखता है, और यही वजह है कि आपका न्यूट्रिशन नहीं होने के कारण से ही आपको बहुत सारी बीमारियों को झेलना पड़ता है। फिजियोलॉजिकल डिजीजेस की बात करें, अभी मैंने ठंडे की बात की, अभी मीटिंग आने वाला है, सब सोचे कि अच्छा सविता मैम ने कहा है बहुत ठंड है तो अभी ठंड में नहीं जाना, टिकट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से बस बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आराम से कंबल में ओढ़ के सो जाना है। हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा ठंड के बारे में, गर्मी के बारे में कहूंगी, यानी कि उतार चढ़ाव जो टेम्परेचर का होता है उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल डिजीजेज होते हैं। लेकिन आखिर ये डिजीजेज होते किसको हैं, ये सोचना जरूरी है। किसको होते हैं, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। अभी बारिश हुई,
और बारिश में एक बच्चा जो होता है वो बारिश में छप 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 करता रहता है, उसी में खिलता कूदता है, झोपड़ी में उसकी माँ रहती है, उसको बेचारी को उसकी छत ही नहीं अच्छी, उसमें भी पानी टपकता रहता है, लेकिन वो बच्चा बीमार नहीं पड़ता। लेकिन एक बच्चे ने एकदम रईस घर में पैदा हुआ, जरा सा खिड़की खोला, एक छोटी सी हल्की सी हवा की झोंके जो है वो अंदर आई, और वो बच्चा जो है छींकना खांसना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इम्यून सिस्टम उसका कमजोर है, और वो इम्यून नहीं हुआ, इसी वजह से उसको बीमारी हो गई। यानी फिजियोलॉजिकल डिजीजेस का भी अगर हम कारण देखेंगे तो इन्फेक्टियस डिजीजेस के जैसा ही संक्रमण के कारण ही होता है। ठंड किसको लगती है? सबको नहीं लगती। कितने लोग जाते हैं उसी जगह पे, जाते हैं कितना एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग बीमार नहीं होते। रीजन बिहाइंड इट, उनका न्यूट्रिशन जो है वो सही नहीं होता। प्रोटेक्टिव फूड्स के रूप में वो खाते हैं किस तरीके से, उनके खाने का तरीका गलत हो सकता है, या फिर उनके खाने का जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तो फिर से न्यूट्रिशन में ही आता है। यानी कि आपको एक बैलेंस डाइट के साथ साथ डाइट की समझ होनी बहुत जरूरी है। हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए। फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, आप रात में खाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका वो समय ही नहीं है। आपको फ्रूट्स 9 से 12, 9 से 12 हम यूं ही नहीं कहते, इसलिए कहते हैं क्योंकि उस वक्त फ्रूट जो है वो बिल्कुल जो डायमंड होता है ना, डायमंड कितना होता है, बहुत ही मतलब ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो वो हीरे के समान होता है। 9 से 12 अब अगर फ्रूट खाते हैं तो उसकी जो क्वालिटी आपके शरीर में जाती है वो हीरे के बराबर इफेक्ट डालती है। अगर आप 2 बजे के बाद, 12 बजे के बाद खाते हैं 2 बजे तक, तो वो सोने के जैसा प्रभाव डालता है। अगर आप 2 बजे के बाद खाएंगे तो वो चांदी जैसा प्रभाव डालेगा। 4 बजे तक, अगर 2 से 4 बजे तक खाते हैं तो चांदी के जैसा प्रभाव डालेगा। और उसके 4 बजे के बाद आप फ्रूट खाते हैं तो वो लोहे के जैसा प्रभाव डालेगा। यानी कि ये धातुओं के रूप में इसकी मूल्यांकन किया गया है कि डायमंड सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, तो हमें डायमंड के जैसा लेना है उसका इफेक्ट, या फिर लोहे के जैसा इफेक्ट लेना है। लोहा बहुत सस्ता धातु है, तो लोहे का कहते हैं लोहे के भाव बिक गया। उसी प्रकार आपको फल खरीदते हैं तो उसको खाने का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको डायमंड की भांति यूज करना है कि लोहे की भांति यूज करना है, ये डिसीजन भी आपका है। तो कुछ लोग जो सवाल पूछते हैं कि मुझे फल 9 से 12 क्यों खाना चाहिए, मुझे लगता है उनको जवाब मिल गया होगा। आप जब भी देखेंगे टाइप ऑफ डिजीजेस कहीं से भी देखेंगे तो न्यूट्रिशन ही सामने आएगा। आप कई बार देखें, कितने सारे डिजीज के स्लाइड देखे, सब बार न्यूट्रिशन ही आएगा। यानी कि जो कुछ भी है वो डिफिशियंसी डिजीज ही मेन है। यहाँ पे हम देखेंगे पीईएम, एक नया शब्द आया है, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स है। एनर्जी, अभी हमने देखा एनर्जी की फूड में दो दो टाइप्स होते हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट। यानी कि पीईएम डिजीजेस का मतलब है प्रोटीन, एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन तीनों की कमी से होने वाले, या इन तीनों के डिसबैलेंस के कारण होने वाले माल न्यूट्रिशन यानी कि कमी के कारण आपको जो बीमारी होती है पीएम डिजीजेस कहलाते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है दो डिजीज, क्वासियोकर एंड मारसमस। यहाँ पे दोनों के बच्चे यहाँ पे दिखाए हुए हैं, क्वासियोकर और मारासमस। इसमें देखे होंगे पेट एकदम सूजा हुआ है, चेहरा भी सूजा हुआ है, और इसके मतलब अजीब सी बेली जो है वो मतलब बाहर में ऐसे निकली हुई है। ये मारासमस क्वासियोकर है। ये ओडेमा जो हुआ है मतलब सूजन जो है उसके शरीर का, उसका फेस जो मून के जैसा मतलब चंद्रमा के जैसा पूरा गोल जैसा हो जाता है। उसकी स्किन जो होती है बहुत ही अजीब सी होती है, बिल्कुल गंदी सी स्किन होती है। उसके पेट पेट जो थे सूजन उसमें होता है, और मसल्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं। तो ये बीमारी क्वासियोकर कहते हैं। ऐसे बच्चे जो कि जिनके घर में बहुत कम कम जैसे कि कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता या प्रोटीन नहीं मिलता, मेन जो फूड है वही नहीं मिलता, तो उनको ये डिजीज हो जाती है। दूसरे केस में आप देखते होंगे, ये जो है मारासमस का बच्चा, ये 16 साल तक होता है। क्वासियोकर 16 साल तक हो सकता है, मारासमस 1 साल से लेकर 5 साल तक होता है। इसमें कंप्लीटली स्टार्टिंग में जो प्रोटीन की कमी होती है इसमें होती है। क्वासियोकर में कार्बोहाइड्रेट की कमी भी और फैट की कमी भी होती है, लेकिन मेनली इसमें जो मारासमस है वो प्रोटीन की कमी से होता है, क्योंकि 1 से 5 साल का बच्चा ज्यादातर दूध पीता है, और दूध में प्रोटीन बहुत होता है। तो दूध की कमी उसको अगर हो जाती है तो उसको मारसमस होने के खतरे से मतलब जूझना पड़ता है। और ये दोनों ही बीमारियां जो आप देख रहे हैं ये गरीबी के कारण होता है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडिया में माल न्यूट्रिशन होना चाहिए। हमने मोरिंगा के बारे में कई बार स्टडी किया, कई बार उसकी ट्रेनिंग सेशन हुई, तो आपको ये बता दें, क्योंकि ये जानकारी के अभाव में होता है, गरीबी की वजह से नहीं होता।
गरीब जो है वो भी मोरिंगा जो होता है उसके लीव्स को बहुत इजीली यूज कर सकता है। यानी कि अगर मान लेते हैं उसके इस घर में दाल के लिए मतलब पैसे नहीं है, लेकिन मोरिंगा के पत्ते यानी सहजन के पत्ते उसके लिए पैसे नहीं है, ये तो बोलना भी बेमानी है। क्योंकि हर जगह मोरिंगा के पत्ते आपको मिल जाते हैं। अगर किसी के यहाँ दाल की कमी है तो मोरिंगा के पत्ते का साग बना के बच्चों को दे सकता है, उसको किसी भी प्रकार से यूज कर सकता है साग की तरह से, किसी प्रकार से उसके थोड़ा सा ही अगर बॉईल करके भी उसको दे देगा जूस के रूप में, फ्रूट जैसे जूस फ्रूट जूस पीते हैं उसके रूप में, सूप के रूप में, तो भी उसका प्रोटीन का, उसका सारा मिनरल्स का जो कमी है पूरा हो जाएगा, क्योंकि मोरिंगा सुपर फूड कहलाता है। और हमारे पास अगर किसी को मोरिंगा मान लेते हैं तो यहाँ पे अभी आपको दिखाती हूँ मैं मोरिंगा। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आगे की स्लाइड्स में भी है, लेकिन अभी फिलहाल देखेंगे कि जो हमारे कंपनी का जो मोरिंगा है इसमें करक्यूमिन है। करक्यूमिन मतलब हल्दी से, हल्दी के अंदर पाया जाने वाला जो तत्व है जिससे हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का डिजीज जो कैंसर से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड, सूजन से रिलेटेड होता है वो इसमें ऑलरेडी एडेड है। तो हमारे कंपनी का जो मोरिंगा है ये बहुत ही खास है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो एक कंप्लीट डिजीज को खत्म करने के लिए होता है। और यही वजह है कि इस मोरिंगा का न्यूट्रिशन वैल्यू काफी अधिक है। हम लोग कई भी बीमारी में मोरिंगा देते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर आते हैं उसमें मोरिंगा देते हैं, किसी को जैसे मिर्गी आना, या छोटे बच्चे जो किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर पाते बचपन में, वो रोते नहीं है तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर आते हैं उसमें देते हैं। अनिद्रा की शिकायत होती है, किसी में कैल्शियम की कमी होती है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई दर्द वाला जो बहुत तेजी से, जैसे मान लो अर्थराइटिस, उसमें मोरिंगा देते हैं। तो इस प्रकार की चीजों के लिए मोरिंगा बहुत ही खास है। डायबिटीज के लिए मोरिंगा बेहद जरूरी है, और चूंकि इसमें करक्यूमिन भी है तो डायबिटीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे सप्लीमेंट जो आपको धीरे धीरे कई सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में आपको समझ में आना चाहिए हमारे पास प्रोटीन पाउडर भी है। अगर किसी को ऐसी डिजीज की प्रॉब्लम हो रही है, प्रोटीन पाउडर आप उसको दे सकते हैं और उसको बहुत तेजी से वो रिकवर कर सकता है। अब यहाँ पे डिफिशियंसी डिजीजेज हैं बहुत सारे। इसको एक टेबल के रूप में है मिनरल्स और विटामिन के डिफिशियंसी। ये तो प्रोटीन में, एनर्जी में हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की कमी से। अगर मिनरल्स और विटामिन के डिसऑर्डर हो गए तो क्या क्या हो सकता है? विटामिन की कमी से आपको रतौंधी हो जाती है। रतौंधी में हमारा विजन पुअर हो जाता है, शाम होते ही दिखाई नहीं देता, रंग रंग का वेरिएशन समझ में नहीं आता, सब कुछ डार्क डार्क सा होता है। अगर यही कंडीशन बहुत ज्यादा दिनों तक बनी रही तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, मतलब हमें दिखाई देना बंद हो सकता है। इसी प्रकार विटामिन बी, विटामिन सी, ये विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, इन सब की डिफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें विटामिन डी के लिए तो हमारे पास बहुत ही अच्छा टैबलेट है, हमारे पास ऑर्गेनिक फॉर्म में है, और ये न्यूकल डीएस के रूप में जाना जाता है। न्यूकल डीएस एक बहुत ही खास सप्लीमेंट है, और विटामिन डी के कारण जो बच्चे होते हैं उनके बोन्स कमजोर हो जाते हैं, छोटे बच्चों में रिकेट्स होने की संभावना होती है, और बड़े लोगों को भी, एडल्ट्स के लिए भी बहुत जरूरी, क्योंकि प्रतिदिन विटामिन डी, हम सोचते हैं तो विटामिन डी चाहिए, हम मूव करते हैं तो विटामिन डी चाहिए, हम बोलते हैं तो विटामिन डी चाहिए, हम देखते हैं तो विटामिन डी चाहिए, हम कोई भी काम करें विटामिन डी जरूरत पड़ता है। प्रतिदिन हमारे हड्डियों से खाली होता रहता है, तो विटामिन डी की जरूरत हर किसी को है। तो हमारे पास जो कैप्सूल्स हैं उसको आप यूज कर सकते हैं, कंप्लीटली सेफ होते हैं ये, क्योंकि ऑर्गेनिक सोर्स से होते हैं। विटामिन सी के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा जो सीजेड है, जिंक के साथ है, तो काफी खूबसूरत सा सप्लीमेंट सेक्टर हमने ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें हमें किसी भी प्रकार की डिफिशियंसी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अभी तो मल्टी विटामिन आ गए हैं, वुमेन के लिए अलग और मेंस के लिए अलग, जिसको हम आगे आगे सेशन में भी देखेंगे, क्योंकि दोनों की नीड अलग होती है। लेडीज का जो नीड है वो अलग होता है, उनके हार्मोन्स अलग होते हैं, जेंट्स के नीड अलग होती है, उनके हार्मोन्स अलग होते हैं। उसके आधार पे कंपनी ने बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया हुआ है हमारे मल्टीविटामिन को, वुमेन के लिए और मेन के लिए। अगर हम बात करते हैं विटामिन की, बीमन की, तो बेरी बेरी हो जाता है, जिसमें कि हमारे मसल्स पुअर हो जाते हैं, हमारा जो स्किन है वो खराब हो जाता है। विटामिन सी में स्कर भी होती है, दांतों से खून निकलने लगते हैं, ब्लीडिंग गम्स जिसको बोलते हैं। ये सारी चीजें विटामिन सी की कमी से होती है। आपके स्किन अच्छा नहीं होता, आपके बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन डी के कारण तो अभी पता है आपको, कैल्शियम यहाँ पे और विटामिन डी दोनों में ही एक बहुत ही अनुरूपता है, और इसी की वजह से कैल्शियम को, न्यूकल को डीएस मतलब विटामिन डी के साथ ऐड करके हमारी कंपनी ने इसको प्रमोट किया है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, और ग्वाइटर आपके हार्मोनल डिसबैलेंस से भी होता है।
तो यहाँ पे आयोडीन की कमी से ही को खत्म करने के लिए हम बहुत सारे सी फूड्स खा सकते हैं और एक्वेटिक फूड्स खा सकते हैं। और आयरन, आयरन से एनीमिया, अगर आयरन आयरन नहीं होता हमारे बॉडी बॉडी में, आयरन नहीं होता तो ब्लड का बनना बंद हो जाएगा, और ब्लड का बनना बंद हो जाएगा, आरबीसी का बनना बंद हो जाएगा, तो एनीमिया हो जाएगा, यानी कि खून की कमी। खून का मतलब हम लाल रक्त कोशिकाओं से लेते हैं, यानी कि अनीमिया आयरन की कमी से होता है। हमारे पास फॉलिरॉन एक बेहद खूबसूरत ऑप्शन है, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज हो या एनीमिक पर्सन हो या फिर किसी को भी जो कंसीव करना चाहते हैं बच्चे को, वो पहले से भी उसको ले सकते हैं, फॉलिरॉन। अभी जो हम नेक्स्ट जो ये देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि कैसे, क्या क्या क्योर के स्टेप्स हैं और क्यों हम लोग सप्लीमेंट यूज करते हैं, आखिर स्ट्रेटेजी ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। 3 स्टेप्स होते हैं अगर परमानेंट क्योर चाहते हैं किसी भी बीमारी से, तो 3 स्टेप होते हैं। कभी भूला बीमार नहीं रहे, अंग्रेजी दवाई आपको कभी भी किसी बीमारी से मुक्त नहीं कर सकती, क्योर नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्रोसेस है 3, ये प्रोसेस ही समझना बेहद जरूरी है। पहला प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन। ये पहला प्रोसेस ही, उसी में अंग्रेजी दवा फेल हो जाती है, क्योंकि जैसे हम अंग्रेजी दवा खाते हैं हमारे शरीर में टॉक्सिन्स आ जाते हैं, हमारे सेल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, और उसका प्रभाव लीवर से शुरू होकर के किडनी तक जाता है और बाकी बहुत सारे जॉइंट्स पे उसका इफेक्ट दिखता है। और यही वजह है कि जिस प्रोसेस को हम परमानेंट क्योर में ले रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, वो अंग्रेजी दवाइयां कभी नहीं कर सकती। तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए पॉइंट कि डिटॉक्सिफिकेशन कैन ओनली डन बाय आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, हर्ब्स एंड योर नेचुरल डाइट। यानी कि आप नेचुरल डाइट लेंगे या हर्बल सप्लीमेंट लेंगे या आयुर्वेदिक मेडिसिन, नहीं, सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट। मैंने हमेशा से इस बात को बहुत ये किया है कि आयुर्वेदा का मतलब सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट होता है, आयुर्वेदा का मतलब हर्ब्स होता है, आयुर्वेदा का मतलब नेचुरल चीजें होती हैं, दवाइयां कभी नहीं होती। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको हर्बल की तरफ बढ़ना होगा। ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जब तक आप ताजी चीजों को नहीं लेंगे, या कंपोनेंट जो कि आपके सप्लीमेंट के रूप में बहुत ही अच्छे से पैक्ड नहीं हो, उसको किसी ने, जैसे हम कहते हैं ना कि हम जब किसी ये को खोलते हैं डब्बे को, तो वो पूरी तरीके से पैक होता है, पहले व्यक्ति होते हैं उसको छूने वाले, यानी कि कितने अच्छी तरीके से इसको पैक किया जाता है और एकदम बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ इसको रखा जाता है, सो दैट कि जो पर्सन जिसको यूज करना है वो केवल वही ही इसको यूज करे। इसके अंदर सेफ्टी पर्पज से कुछ केमिकल्स भी डाले रहते हैं, जिसमें कि सिलिकॉन जेल होता है जो इसके मॉइस्चर को, एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कॉटन भी डाला होता है, सो दैट कि आपका दवा जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। फ्रेंड्स, हमारी कंपनी बहुत मेहनत करती है सप्लीमेंट्स के क्वालिटीज को और उसके ये को मेंटेन करने के लिए, उसके जो अंदर जो कंपोनेंट्स है वो सभी के सभी उसमें मैक्सिमम वो डालने की कोशिश करती है। यही वजह है कि हमारे सप्लीमेंट्स कंप्लीट क्योर की तरफ आपको ले जाते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए ये सप्लीमेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है और ये कभी भी किसी सूरत में अंग्रेजी दवाइयां नहीं कर सकती। और जो थर्ड स्टेप है वो है रिजुविनेशन एंड, सॉरी, रिजुविनेशन। रिजुविनेशन क्या होता है? रिजुविनेशन होता है जब हम किसी चीज को रिपेयर और रिजुविनेशन सेम ही प्रोसेस हुआ, रिपेयर करना, रिजुविनेशन करना। तो रीजनरेशन को भी रिपेयर सिस्टम से हम जोड़ सकते हैं। एक्चुअली अगर कोई भी चीज डैमेज होती है, अभी हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म में दोनों पार्ट बहुत जरूरी है। एक होता है पार्ट जिसमें कि टूटता है, एक पार्ट होता है इसमें बनता है, दोनों ही पार्ट हमने देखा बहुत जरूरी है। अगर हम भोजन करेंगे तो वो टूटेगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी, तो टूटना भी बेहद जरूरी है। यहाँ पे इसी प्रकार रीजनरेशन और रिजुवनेशन दोनों समझेंगे। रीजनरेशन क्या होता है? किसी चीज का नया जन्म लेना। हमारे लीवर में एक बहुत अच्छी गुण है, वो रिजनरेट होता है सेल्फ, उसको किसी प्रकार का ये नहीं चाहिए, वो रिजनरेट होता है। अगर आप सही डाइट लेंगे और सही तरीके से अपने बैलेंस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे, तो हमारा लीवर डैमेज तो होता है लेकिन वो खुद से रिजनरेट करने का उसके अंदर क्षमता होती है। लेकिन बात आती है नर्वस सिस्टम की और किडनी की, तो वहां पे ये दोनों ही सिस्टम रिजनरेटिव नहीं होते, ये डीजनरेटिव होते हैं। यानी कि एक बार किडनी खराब हो गई तो वो वापस रिजनरेट नहीं करेगी, यानी कि वापस रिजनरेट नहीं करेगी। अब यहाँ पे फिर से आयुर्वेदा सेक्टर को, सप्लीमेंट सेक्टर को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, स्पेशली हमारे वैदिक सप्लीमेंट्स को, क्योंकि ये रिजुवनेशन और रीजनरेशन में बिल्कुल जादू ला देता है, कमाल का मैजिक करता है। और उसके लिए हमारे नोनी जूस, अश्वगंधा और बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, आंवला भी इसमें आता है,
बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट जिसमें कि आपको जैसे फ्लैक्स हो गया, ये सब रिजनरेशन के लिए काफी अच्छे कंपोनेंट हम उसमें होते हैं। सफेद मूसली के अंदर काफी न्यूट्रिएंट्स हैं, शतावरी के अंदर काफी न्यूट्रिएंट्स हैं, कलौंजी के अंदर काफी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर रिजनरेशन और रिजुवनेशन को बढ़ाते हैं। और यही वजह है कि हम आयुर्वेदा सप्लीमेंट से ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो तीनों स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, रिजनरेशन और रिजुवनेशन, इन सभी के लिए अगर कोई परफेक्ट वे है, तरीका है, तो वो है वैदिक आयुर्वेद सप्लीमेंट्स। स्ट्रेटेजी ऑफ ट्रीटमेंट में हम आगे बढ़ेंगे, वहां भी हम सेम देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा कोशिका स्तर से शुरू होता है और उसके बाद धीरे धीरे वो ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म तक जाता है। बीमारियां जब होती हैं, लोगों का प्रश्न होता है कब ठीक होंगे। आपको ये समझना जरूरी है कि जिस प्रकार कोशिका स्तर से जब बीमारी शुरू होती है तो हमको समझ में नहीं आती, वो ऑर्गन सिस्टम तक जाती है तब हमको समझ में आती है। तो उसी प्रकार जितना लंबा समय उस बीमारी को जड़ पकड़ने में होता है, उतना ही लंबा समय ट्रीटमेंट में भी होता है। इसको कई बार हम स्टेज पे आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाई हूँ, कि एक छोटा बच्चा का एग्जांपल लेके समझा पाई हूँ कि एक छोटा बच्चा जब आता है, इस दुनिया में कदम रखता है, तो वो चलता नहीं है, वो सिर्फ पैर ऐसे से फेंकता है ना? क्यों वो चलता है? क्यों नहीं? उसकी हड्डियां मजबूत नहीं होती। यानी कि बोन को पूरा ठीक होने में, यानी कि उसको मजबूत होने में 3.5 साल का वक्त लगता है। यही वजह है कि हमको ट्रीटमेंट में भी 3.5 साल का वक्त लगता है। ऐसे ही नर्वस सिस्टम के साथ है, 1.25 साल जब हो जाता है बच्चे का, तब वो अच्छे से एक्सप्रेस करना शुरू करता है अपने आप को। अपनी बोली में भी उस फिर भी लटपटाहट होती है, वो सही प्रकार से बोलने में 2.5 साल लग जाता है उसको बढ़िया से बोलने में। तो नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव होने में 2.5 साल लगते हैं। इसलिए हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि भाई 9 महीने से लेकर के 2.5 साल तक का वक्त लगेगा, तभी आप नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर से मुक्त हो पाएंगे। तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि क्यों कोशिका स्तर से लेकर के ऑर्गन सिस्टम तक हम इसके ट्रीटमेंट को लेते हैं, इसके स्ट्रेटेजी को समझते हैं। सब कुछ ये जो स्टडी करते हैं, ये न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है। फिर से आपके सामने मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि सप्लीमेंट के द्वारा डिजीज कैसे होते हैं, इसी के लिए मैंने फिर से ये स्लाइड आपको दिया है। 7 कंपोनेंट्स है न्यूट्रिशन के, और ये सभी जो है बैलेंस डाइट के रूप में आपको मिलना चाहिए। डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या कर सकते हैं और क्यों सप्लीमेंट जरूरी है? हमने अभी देखा, हम सही से खाना नहीं खाते, हमारी प्लेट जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं है जो प्लेट हम अभी दिखा रहे थे। तो हमें किसी न किसी प्रकार से उन सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाएगी या अधिकता हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो हम बहुत सारे रिस्क से गुजरते हैं। कैंसर का रिस्क हो सकता है, हमारी एजिंग जल्दी हो सकती है, हम जल्दी बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे, हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। आपको बचपन से ही होने वाली बीमारियां जो माँ से बच्चे को हो जाती है, वो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ज्वाइंट्स आपके फंक्शन नहीं कर सकते, बोन्स में इश्यूज आ सकते हैं, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो खराब हो सकता है। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सप्लीमेंट लेने के लिए बहुत जरूरी काउज बनते हैं। यानी कि आपका न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इन सारी चीजों की कमी अगर होती है आपकी बॉडी में, तो ये सारी चीजें आपके शरीर में होनी शुरू हो जाएंगी, जो आपको डिजीज की तरफ यानी बीमारियों की तरफ अग्रसर करती है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमेशा आपके एक रेगुलर डाइट को इंश्योर करती है, विटामिन मिनरल्स के सही जो अनुपात है उसको बनाए रखती है, आपके अंदर एक फील गुड का ये देती है, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होता, आप अच्छी प्रकार सो पाते हैं। अगर आप बीमार नहीं होंगे, आप स्वस्थ होंगे, तो आपकी स्लीपिंग, आप साउंड स्लीप करेंगे, मतलब बहुत अच्छे से सोएंगे। और इस प्रकार आपके अंदर कोई भी इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो फिर बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए हमें सप्लीमेंट की जरूरत होती है। अब यहाँ पे आपको 10 ऐसे मतलब कारण जो है वो जल्दी जल्दी मैं बताना चाहूंगी, कि 10 ऐसे कारण है जिसकी वजह से हमको सप्लीमेंट लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्यों भाई वैदिक सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है, क्यों मोरिंगा जरूरी है इस प्रकार लेना, क्यों फ्लैक्स जरूरी है इस प्रकार लेना, क्यों सफेद मूसली लेना जरूरी है, क्यों हम डिजीज को क्योर करने के लिए ये सारे सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहला है फीलिंग द न्यूट्रिशनल गैप। यानी कि आपके खाने के कारण जो आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल का गैप हो गया है, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए था उससे ज्यादा जमा हो गया, जितना फैट चाहिए था उससे ज्यादा जमा हो गया, मिनरल्स बिल्कुल कम हो गए, विटामिन बिल्कुल कम हो गए, प्रोटीन की मात्रा जितनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं। और यही वजह है कि हमें बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, और इसी गैप को फिल करने के लिए हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। और ये किसी भी कारण से हो सकता है आपको भूख ना लगे, हो सकता है आप गलत डाइट चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास कुछ इकोनॉमिकल इश्यूज हो,
आप नहीं खरीद पा रहे हैं फ्रूट्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब सर्वोपरि आपका शरीर है, इस बात को कभी नजरअंदाज ना करें। और हमेशा डाइट को जब हम कमाते हैं तो खाने के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए कमाते, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए कमाते। तो कभी भी डाइट में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना करें। और इसी वजह से आप अपने आप को हमेशा हर्बल सप्लीमेंट से जोड़े रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि समय समय पर ट्रेनिंग्स आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो। सेकंड जो है, एज के साथ, जब हम एज होता जाता है, एक बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब उसकी उम्र बढ़ने लगती है, तो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल, उसका एजिंग शुरू होता है। एज के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं वो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर उसकी एक्चुअल जो वाइटलिटी उसके लिए भी आते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि एजिंग के साथ साथ हम लोग जो खाना लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बेंस वो घट जाता है। घटने के कारण सब हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तुरंत इनटेक हम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग अब देखेंगे उतना सारा फ्रूट नहीं खा सकते, उतना सारा वेजिटेबल्स को कंज्यूम नहीं कर सकते, तो फिर उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो सप्लीमेंट ले ही ले। तो ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसके कारण सप्लीमेंट लेना चाहिए। तीसरा जो कारण है, हमारा फूड, हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। उसके रीजन है सॉइल का डिप्लीट होना, यानी मृदा, हमारी मिट्टी जो है वो खराब हो गई है। उसमें बहुत सारे हमने क्या डाल दिया है, बीडिसाइड्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाल दिए हैं, तो उसकी जो एक्चुअल जो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की सोर्सेस थे वो खत्म हो गए। और इस प्रकार हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन दिखता है खाना, वो अंदर से न्यूट्रिएंट्स उसमें होते ही नहीं। और यही वजह है कि हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खाना पकाने के दौरान खत्म हो जाते हैं। हमारा जो जीवा है वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट को पसंद करता है। बिना पका हुआ खाना हम खाना नहीं चाहते। पका हुआ खूब अच्छे से, दिख रही है जो यहाँ पे जो मैंने इमेज डाली है, वो बिल्कुल एकदम ऐसे खूब तेज आंच पे उसको फ्राई किया जा रहा है। उसको बिल्कुल ऐसे करके, वो कहते हैं ना कि क्या लगाना बोलते हैं, छौंका लगाना, उस प्रकार हम लोग एकदम जला जला के सारे न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देते हैं। तो रही सही कसर हम कुकिंग प्रोसेस में पूरे न्यूट्रिएंट्स को डैमेज करके सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। इस वजह से भी हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। फिफ्थ जो है कि ये जो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं, जैसे हमारा वाटर सप्लाई के थ्रू, एयर पोल्यूशन के थ्रू, बहुत सारे पोल्यूशन है, इन सब के थ्रू जो भी हमारे शरीर में चेंजेस आए हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमारे बॉडी को बहुत सारा चीजों को झेलना पड़ता है। यही वजह है, इससे क्या होता है कि चिड़चिड़ापन बढ़ना, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर शुरू हो गए हैं। आप जब बाहर जाते हैं, घर आते हैं, तो आप रिलैक्स खोजते हैं, लेकिन वहां भी रिलैक्स नहीं मिलता, ऑक्सीजन की कमी होती है, बहुत सारा आजकल जो हार्मफुल केमिकल्स है वो आपके घर में इंटर कर जाते हैं। जो एयर है, एयर का पोल्यूशन, साउंड का पोल्यूशन, ये सब कुछ मिला करके आपको एक ऐसे स्टेज में लेके जाता है जहां पे आपके माइंड में फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स जो होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा देता है और हमारे शरीर में डिजीज के स्टेट को बढ़ा देता है। यही वजह है कि हमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ते हैं सप्लीमेंट के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसमें कि आपको मतलब ये हार्मफुल केमिकल से बचने के लिए, पॉल्यूशन के साइड इफेक्ट से बचने के लिए हमें सप्लीमेंट की जरूरत होती है। एक्सरसाइज इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स नीड। बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाइफ इसको जीने के लिए फिजिकली एक्टिव होते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए तो और भी जरूरत है, उनको और एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे प्रोटीन पाउडर की जरूरत पड़ती है, सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में, जो एक्सरसाइज करता है उसको भी जरूरत पड़ती है और जो नहीं करता उसको भी, क्योंकि आप कभी भी स्थिर नहीं रहते, इतनी प्रॉब्लम है, मेंटली फिजिकली आपको भागना दौड़ना पड़ता है। आपको हर किसी चीज को जुटाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत आपके शरीर से ही होती है। इसीलिए भी जितना सप्लीमेंट चाहिए वो, मतलब जितनी फूड डाइट आप लेते हैं वो आपको नहीं पूरा हो पाता, और इसीलिए हमको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हमें सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। अब आती है बात कि भाई बहुत सारे डिजीजेस जिसको हम क्रोनिक कहते हैं, लंबे समय तक चले आना, इनसे बचने के लिए भी हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है।
आजकल बहुत सारे न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो अब ज्यादा प्रभावशाली आपको मतलब ये बता पाते हैं। आप बहुत लकी हैं कि आपको इस तरह के जूम सेशन से अटैच किया जा रहा है। इस तरीके की सैटरडे ट्रेनिंग जो हम लोग यहाँ पे देते हैं, उसका वीकली जो ये है उसका मंथली भी देते हैं। फिर आपको एक बड़े स्टेज पे भी आपको एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। कहने का मतलब हम लोगों ने आपको कंप्लीट एक ऐसा सेक्टर में आपको ट्रेनिंग्स की तरह से जोड़े रखा है जहाँ पे आपको न्यूट्रिशन का सही और वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। तो अपने आप को कई क्रोनिक डिजीजेस बचाने के लिए हमेशा सप्लीमेंट से जुड़े रहें। नेक्स्ट जो कारण है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, और वो है आपकी जो भी आप हैबिट जो है आपका पुअर ईटिंग हैबिट्स। यानी कि हम लोगों को खाने का मतलब हम टेस्ट समझते हैं, और ये पुअर ही ईटिंग हैबिट्स जो कि बिजी शेड्यूल भी हो सकता है, आपको खाने का टाइम नहीं मिल रहा, आप इरेगुलर ईटिंग कर रहे हैं, जब मिल रहा है मन करो उसमें खा रहे हैं, टाइम का शेड्यूल का कोई मतलब नहीं आता। आप जो प्रोसेस कहीं आपको खाना बनाने नहीं मिला तो आप जंक फूड ले ले रहे हैं, किसी प्रकार का ऐसी एक्टिविटीज को कर रहे हैं जहाँ स्ट्रेस हो रहा है जिससे भूख आपकी खत्म हो जा रही है, और खा रहे हैं तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल की तरह निकल जा रहा है। तो ऐसी चीजें जो हैं इसके कारण भी हमारे शरीर में बहुत सारी कमी हो जाती है जो हमें डिजीज की तरफ ढकेलती है, और यही वजह है कि हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। नाइन्थ में जो है वो है कि आपका एक खत्म होता हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम। पीपल विथ अ कंडीशन दैट डिप्लीट न्यूट्रिएंट्स और डाइजेस्टिव इश्यूज। पेट खराब होना, पेट की गड़बड़ी हमेशा बहुत ही ये कुछ उसके कारण आपको मतलब जैसे कि पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाना, आप बॉल सिंड्रोम्स होता है, गैस का बहुत बनना, पैनक्रियाटिटिस होता है, ये सारे कारण जो होते हैं बहुत सारे इसके रीजंस हैं। इन सभी के कारण हमारा डाइजेस्टिव इशू जो हुआ जाता है, खाना ठीक से नहीं पचता है, पोषण समय पे ब्लड में नहीं जाता और सेल्स को नहीं मिलता, तो फिर हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसके कारण भी हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है जो कि इस सारी चीजों को जल्दी से खत्म करके हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज को सही करती है। यही वजह है कि लीवर ट्रीटमेंट जैसे चीज, जैसे एलोवेरा जेल हम लेते हैं, नोनी जूस लेते हैं, लीबू प्लस लेते हैं, ये आपके डाइजेस्टिव इश्यूज को ठीक करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। और मोस्ट ऑफ पीपल आर सफरिंग विथ लीवर इश्यूज, और सभी लोगों को लीवर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हमेशा कहते हैं कि साल में कम से कम 3 महीने, खासकर जो ये ठंडे वाला महीना है इसमें आप लीवर ट्रीटमेंट जरूर से जरूर लें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। और यही वजह है कि सप्लीमेंट लेने के लिए हम आपको ये कर जागरूक करते हैं क्यों लेना चाहिए। अब यहाँ पे फिर से मैंने कहा था आपको कि हमारी कंपनी ने बहुत अच्छे से डिजाइन किया मल्टीविटामिन को, मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए, और उसके लिए मैं स्पेशल स्लाइड लेके आई हूँ। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, लैक्टेटिंग मतलब दूध जो पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, उनके लिए मल्टीविटामिन बहुत जरूरी है। जो बहुत लंबे समय से स्ट्रेस से गुजर रही हैं, जिनको हमेशा परेशान परेशान चिड़चिड़ापन लगा रहता है, उनके लिए भी मल्टीविटामिन बहुत जरूरी है। क्रोनिक डिजीजेज जिनको है, हाइपरटेंशन है, उनको डायबिटीज है, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। जिसको डिफिशियंसी बचपन से होती रही, कमी होती रही है हर चीज की, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है। किसी प्रकार का हैवी टॉक्सिक मेटल जो है उनके शरीर में जमा हो गया, हमारे हमारे पास जो मशीन होती है वो सब दिखा देती है कितना हैवी मेटल जमा है, कितने प्रकार के मतलब जिससे आपकी एलर्जी है। तो वो सब चीज टेस्ट करा के आप इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे कितने अमाउंट में मल्टीविटामिन लेना है, या उसकी जरूरत है या नहीं है। आप सप्लीमेंट्स के कौन से मतलब ये को चूज करें, बंच को चूज करें, ये आप उससे समझ पाएंगे। मेटा माल अब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स, जैसे कि अगर सही से एब्जॉर्ब्स नहीं हो पाया बॉडी में, उसके कारण भी बहुत सारे मतलब फैक्टर होते हैं जिसके कारण मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है। कोई अगर बहुत किसी चीज का नशा करता है, उसको भी छुड़ाने के लिए हमें मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है। स्मोकिंग हो गया, कैंसर जैसे इशू जो कि जेनेटिकली आते रहते हैं, उसके लिए भी हमको मल्टीविटामिन, उससे भी रिकवर होना है तो मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजों के लिए हमें मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आरडीए के मतलब आधार पे, रिकमेंडेड जो डाइट अलाउंस है उसके आधार पे जितना कुछ हमें चाहिए हमारे बॉडी में नहीं है। यही वजह है कि हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। और आपके पास ऑप्शन जो है, सबसे खूबसूरत ऑप्शन है वैदिक आयुर। तो फ्रेंड्स हमारे वैदिक आयुर सेगमेंट को पूरी तरीके से स्टडी करने के लिए उसकी ट्रेनिंग्स लेते रहिए और इस प्रकार जुड़े रहिए। मैं